आज की वीडियो हमारी सारी सर्जरी के एलोस पे है, जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 18 है, थर्ड ईयर मॉड्यूलर एमबीबीएस। ठीक है जी। सबसे पहले एलो आ जाता है सर्जरी का आप लोगों के पास ATLS, जो कि क्या है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ये एक पूरा प्रोग्राम है, पूरी एक टीम है ताकि सिस्टमिकली हम अप्रोच कर सकें। लाइफ थ्रेटनिंग जितनी भी डिजीज़ हैं उनको पहले डायग्नोस करके उनको ट्रीट कर सकें, ताकि जो है ना पेशेंट्स की जान बच सके लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से। ठीक है जी। अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्यों होता है। ठीक है, ट्रॉमा है क्या? जब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस से चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, जब हमारी इन्वायरमेंटल एनर्जी ज़्यादा है, इतनी हमारी बॉडी एबिलिटी नहीं है रेजिस्टेंट करने की, तब हमें ट्रॉमा हो जाता है। ठीक है जी। बैकग्राउंड बस आप लोगों को ये बता दूं कि एक बंदा था, आई गेस उसका नाम जो भी था, ठीक है, जेम्स के वगैरह, ये सारा वो लिखा है कि अब उसने एयरक्राफ्ट का कोई उसका हुआ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, जिसमें उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे, 4 में से डेथ होगी कि इमीडिएट उन्हें कोई नहीं मिला, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिला, अर्ली डायग्नोस नहीं हुआ, उसको ट्रीट नहीं हुआ। उसकी बेस पे जो है ना उसने सारी रिसर्च की और ATLS बनाया, एक पूरी टीम बनाई, पूरा एक प्रोग्राम बनाया ताकि सिस्टेमिकली अर्जेंट अप्रोच कर सके लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का, जो है ना वो पहले ही हम उसको डायग्नोस कर सकें और उनका ट्रीटमेंट टाइम पे ही स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। इसमें उसने बताया गोल्डन और कॉन्सेप्ट, ये भी है मेरे ख्याल से आप लोगों का एलो है। इसमें क्या है कि ट्रॉमा के साथ जो पेशेंट आया है ना, उसके पास 1 घंटा 60 मिनट्स या उससे कम, ये उसका गोल्डन आवर है। मतलब इस टाइम में वो बच सकता है और इस टाइम में वो अल्लाह को प्यारा भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस टाइम पे द अर्जेंट सिस्टमिक एवेल्यूएशन देखें, गोल्डन और क्या है कि उसी टाइम इनिशियल फेज जब ट्रॉमा की होती है, तभी जो है ना हम फ़ौरन ही साथ ही उसकी एवेल्यूएशन भी कर ली और वहाँ पे उसको रेस्क्यू भी कर लिया। ठीक है जी। वो चीज़ हमारी लाइफ को सेव कर सकती है कि इनिशियल फेज ऑफ ट्रॉमा में ही डायग्नोज हो गया, एवेल्यूएशन होगी और उसको रेस्क्यू भी कर लिया गया। वो गोल्डन और है। ये गोल्डन और ज़्यादातर 60 मिनट्स का होता है। ठीक है जी। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि बच्चे जो पेशेंट्स हैं उनकी जान बच सकती है अगर इसमें हम करें तो। ठीक है जी। अब ATLS प्रोवाइडर टीम, ये पूरा एक ग्रुप है डॉक्टर्स का। हालांकि ये एक बंदा, एक डॉक्टर तो नहीं सब कुछ कर सकता कि वो एक ट्रॉमा भी देखे क्या है इसको क्या नहीं। ये पूरा एक उन्होंने कहा है कि टीम है, हर कोई साथ मिल के काम करे। डॉक्टर्स हैं जिसमें हाईली क्वालिफाइड और साथ में नर्सिस हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, एक डॉक्टर है तो साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में जो साथ जो चीज़ें भी खुद पकड़ आए बार बार, तो तब तो हालांकि उसके पास तो टाइम ही बहुत कम है, 60 मिनट से भी कम होता है, जिसमें हमने उसको डायग्नोस भी करना है, उसको रेस्क्यू भी करना है अपनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से। ठीक है जी। तो इसमें हमें वो असिस्टेंस की भी ज़रूरत है। सारे रेडियोग्राफ्स के आप लोग जल्दी से रेडियोग्राफ ले आओ, एक्सरे वगैरह ले आओ इसका, ताकि फ़ौरन ही उसको बचा लिया जाए। ठीक है जी। लेकिन ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ज़ाहिर बात है, पूरा टीम वर्क है तो ये महंगा है, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल वाले इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आपके लेवल पे कि एक डॉक्टर जो है ना, सिर्फ एक डॉक्टर ही हर पेशेंट को देख रहा है, उसकी एक पेशेंट है उसकी सब कुछ देखा, उसका एक्सरे क्या, उसका एक ही डॉक्टर है। ठीक है जी। लेकिन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि डिफरेंट मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, कि डॉक्टर है, साथ नर्स है, साथ डिफरेंट असिस्टेंट्स हैं, कि डिवाइड करें स्टाफ को, हर मेंबर अपना काम करे और जल्दी जल्दी जो है ना पेशेंट की लाइफ को हम रेस्क्यू कर सकें, इसलिए उसने बनाया था। ये हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। ठीक है जी। ये भी आप लोगों का एलो है कि प्राइमरी सर्वे क्या है और सेकेंडरी सर्वे क्या है। प्राइमरी सर्वे क्या है कि जिस ट्रॉमा से आया ना बंदा, तो हमने सबसे पहले क्या करना है उसकी, कि जो उसको मार रही है चीज़ उसको ख़त्म करना है। ठीक है जी। व्हाट इज़ किलिंग द पेशेंट, देखना है कि क्या उसको मार रहा है, उसको ही हमने आइडेंटिफाई करना है और उसी को ट्रीट करना है कि उसको मार क्या रहा है। ये प्राइमरी सर्वे है, ये आपसे पूछा भी जाएगा वाइवा में। ठीक है जी। और सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है कि बाद में पहले ये चीज़ देख ली कि जैसे उसको ही रोक दिया जिस चीज़ से वो मर रहा था, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसको ट्रीट कर दिया, जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फौरी तौर पे। सेकेंडरी सर्वे, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, मरने वाली चीज़, डेथ वाली जो लीडिंग कॉजेज़ थी वो ख़त्म होगी, फिर हम उसकी हेड टू टू आराम से एग्जामिनेशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्वे। इसमें क्या है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो उसको हेड से नेक तक सारे उसके रेडियोग्राफ भी सब कुछ करवाएंगे उसका। डेफिनेटिव केयर में उसका अच्छी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए फिर थर्डली जो हम उसके हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में डिफरेंट डॉक्टर्स, क्योंकि मल्टीपल इंजरी के साथ पेशेंट अक्सर आया होता है तो हर डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो एडमिट कर लेते हैं डेफिनेटिव केयर। ये 3 आपके एलोस में ही हैं। अब इनको ज़रा डिफाइन करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कर लें वरना तो ये बहुत लंबा है। अच्छा जी। प्राइमरी सर्वे में हम ना ATLS इन्वॉल्व करते हैं। ATLS ये जो पढ़ रहे हैं उसका प्राइमरी सर्वे में हम हमेशा ABCDE, इसको कभी नहीं भूलना कि सबसे पहले हम ABCDE करते हैं। ए से एयरवे मेंटेनेंस उसकी करते हैं, सबसे पहले उसका सांस बहाल करेंगे। कैसे करेंगे, उसकी कॉलर सर्वाइकल सपोर्ट देंगे, उसको कोई कॉलर शॉलर सर्वाइकल पे लगाएंगे, उसकी स्पाइन को ठीक रखेंगे, सर्वाइकल स्पाइन को। ठीक है जी। फिर ब्रीथिंग और उसकी वेंटिलेशन बिल्कुल प्रॉपर करवाएंगे। मैं बताती हूँ, यहाँ ही बता देती हूँ ब्रीथिंग कैसे उसकी ठीक करवानी है, कि अंदर अगर कोई फंसा हुआ है, कोई दांत टूटा अंदर रह गया
गया है या कोई ब्लड वगैरह है उसके गले के अंदर, इस वजह से वो ब्रीथिंग वेंटिलेशन ठीक नहीं कर पा रहा, तो उसको निकालेंगे। सी से उसकी सर्कुलेशन देख लें, बाद में फिर तीसरे पॉइंट में हमने उसकी सर्कुलेशन में जाए। ये ऐसे नहीं है कि 1 2 3 पहले ये कर लो, पहले ये कर लो, ये एट अ टाइम ही आपने ये सब कुछ डिफरेंट वर्कर्स के साथ देखना है, ठीक है जी। सर्कुलेशन, अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है वो देखनी है आपने। डिसेबिलिटी के किस चीज़ की जो है ना, कौन सी चीज़ उसको डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है, साथ ही आपने उसका एक्सपोजर कर देना है। ये आपने प्राइमरी सर्वे में हमेशा करना होता है, ABCDE कि क्या चीज़ उसको मार रही है। देखो उसको एयरवे मेंटेनेंस ठीक है, उसकी हेमरेज की वजह से तो नहीं मार रहा, ब्रीथिंग तो ठीक, अगर सांस नहीं आ रहा इसलिए तो नहीं मार रहा, वो डिसेबिलिटी की वजह से तो नहीं मार रहा। ये देखना है आपने प्राइमरी सर्वे में, नहीं भूलना। ये आग सारी आपकी सर्जरी इसी पे है, ABCDE पे, ठीक है जी। अब एयरवे की इसको हम कैसे एवोल्यूएट कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, हमसे बात भी ठीक कर रहा है, तो उसकी एयरवे ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बात भी ठीक नहीं कर रहा, तो हमें पता लग जाएगा जी, एवोल्यूएट कर लिया कि इसका वो ठीक नहीं है, इसका ना एयरवे ठीक नहीं है। तो हम एयरवे में क्या मैनेजमेंट करेंगे? हम उसकी सर्वाइकल स्पाइन दे देंगे ना, उसको ये कॉलर लगा देंगे उसकी स्पाइन को ठीक करने के लिए दोनों साइड ऑफ द हेड पे, ठीक है जी। उसका मुंह खोल देंगे ताकि वो ठीक से सांस ले सके। चिन को ऊपर अपलिफ्ट कर देंगे, चिन लिफ्ट मैनुअर्स हैं, ठीक है जी। लेकिन आपने स्पाइन उसकी बिल्कुल सर्वाइकल स्पाइन ठीक रखनी है। ये नहीं करना कि अगर चिन लिफ्ट करें तो पीछे सर्वाइकल स्पाइन उसकी डैमेज हो जाए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, उसकी ओरोफेरिंग्स के अंदर अगर उसके गले के अंदर कोई ब्लड, म्यूकस या कोई भी चीज़ रह गई है तो उसको शक्कर से बाहर निकाल देना है, कि ताकि उसकी सांस ठीक हो जाए। उसका अनकॉन्शियस पेशेंट का होता है कि वो पीछे ले जाते हैं, उन्हें सांस बंद हो जाता है अक्सर, तो हमने उनकी जो है ना उनका भी मुंह ओपन रखना है, ओरोफेरेंजियल एयरवे उनकी ठीक रखनी है, पेटेंट रखनी है, ठीक है जी। ग्लासगो कोमा जिनका जो स्केल है 8 से कम होता है, बहुत स्फीयर इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन कर लेते हैं। ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं ताकि एयरवे बिल्कुल उसकी ठीक हो जाए, ठीक है जी। ये फीमेल के अंदर 7 है और मेल के अंदर जो है वो 8 है। इस तरह ये ट्यूब डालनी है। फिर हमने ट्यूब में देखना है, अंदर जाके फिर ट्यूब के नीचे वो जो बैलून है उसका इन्फ्लेट कर देना, देखना है वो ठीक तरीके से चली गया, इंट्यूबेशन हो गया। इंट्यूबेशन के दौरान आप लोगों ने क्रिकोथायरॉइड के ऊपर, क्रिकॉइड के ऊपर प्रेशर ही अप्लाई करते रखना है, एस्पायरेशन ना हो, ठीक है जी। बाकी आपने देखना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाकी ठीक आ रही है उसके मुंह से बाहर तो ठीक है जी, डन, सही लग गई एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है जी। अगर पेशेंट का मुंह ही ठीक नहीं है, तो उसकी बड़ी गंदी डिफॉर्मिटी, बड़ी बुरी डिफॉर्मिटी हो गई है मुंह की, तो मुंह के जरिए जा ही नहीं सकता, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ना उसकी क्रिकोथायरॉइड एक जंक्शन है, हाँ, क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान जो है ना हम कट लगा के यहाँ से फिर जो है ना वो ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डालेंगे ताकि उसका सांस बहाल हो सके। ये फटाफट आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। ये बताना भी है टीचर वगैरह को, ठीक है जी। लॉग रोल टेक्निक का भी आपसे पूछेंगे कि क्या होती है। लॉग रोल टेक्निक क्या होती है कि उसका स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ठीक रखनी है, सीधी रखनी है, इमोबिलाइज रखनी है। फिर उसकी करवट चेंज करनी है, या उसको पीछे से देखना है, आगे से देखना है, साइड से देखना है। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो बिल्कुल ना हिले, इंजरी हो जाएगी नहीं तो उसको सर्वाइकल स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये लॉग रोल टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। एयरवे उसकी ठीक करा दी, साथ ही हमने ये प्राइमरी सर्वे है, ठीक है जी। ब्रीथिंग में उसका क्या करना है कि उसके अंदर कोई चीज़ फंसी तो नहीं हुई है, कोई उसको नीमोथॉरेक्स तो नहीं है, नीमोथॉरेक्स कोई ब्लड हवा एयर तो नहीं है थॉरेक्स के अंदर, टेंशन नीमोथॉरेक्स हो गया, ओपन नीमोथॉरेक्स हो गया, ठीक है जी। और साथ में एक फ्लाइल चेस्ट तो नहीं है, फ्लाइल चेस्ट भी जो है ना डिफॉर्मिटी आगे डेथ की तरफ ले जाती है, अंदर की तरफ गई होती है चेस्ट, ठीक है जी। हीमोथॉरेक्स तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हम देखते रहेंगे ब्रीथिंग उसकी कैसे देखेंगे, सही सांस ले रहा है, अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और उसको हमेशा जो ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हमने ऑक्सीजन 100% लगा के रखनी होती है और पल्स ऑक्सीमीटर से उसको देख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है जी। इवाल्यूएशन ये हमने कैसे किया, ब्रीथिंग को कैसे चेक करते हैं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी परफॉर्म किया। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर पालपेट करेंगे ट्रेकिया को, पीछे भी फिंगर मेथड से पीछे भी चेस्ट वगैरह को जो है ना पालपेट करेंगे, फिर परकशन करेंगे। अगर डल है तो हमें पता है कि वो ब्लड होता है इसके अंदर, और कोई भी अगर ब्रेथ साउंड्स प्रेजेंट नहीं है। हाइपर रेजोनेंट, बहुत ज़्यादा रेजोनेंट साउंड परकशन के अंदर आ रही है तो आप समझ लें कि ये जो है ना निमो तो एयर है फिर, ठीक है जी। डल पे जो है वो ब्लड होता है, और हाइपर रेजोनेंट है तो जी निमोथोरेक्स एयर है। उसके बाद ऑस्कल्टेट करेंगे, परकशन के बाद ऑस्कल्टेट, बस उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी ब्रीथिंग को 100% ऑक्सीजन उसको दिया होगा। ये आप लोगों को उस टाइम आना चाहिए, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोग यहाँ पे ही पढ़े हैं, उस टाइम ट्रॉमा के पेशेंट को ये करना है हमने। पल्स ऑक्सीमीटर लगा देना है कि आप लोगों को पता चले। बैग जो मास्क है ना डिवाइस वो लगाई रखनी है, ठीक है जी। फ्लाइल चेस्ट को एनाल्जेसिया से कि उसको दर्द ना हो ये दे देना है।
ठीक है, और देखते रहना हीमोथोरक्स को कैसे ठीक करना है, कार्डियक टेम्पोनेट वगैरह को। आगे आ गया हीमोरेज कंट्रोल। ये ब्लड है बट इसको आप ट्राई करें, समझ आ जाती है। सर्कुलेशन को कैसे देख सकते हैं हम लोग, हम देखना कैसे है कि उसकी पल्स देखनी है, फ़ौरन ही देखना है उसकी पल्स कितनी आ रही है, ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है पेशेंट का, उसके कपड़ों पे खून कितना लगा हुआ है, कहाँ कहाँ से खून निकल रहा है, और इंजरी वाली साइड कितनी हुआ है, सिस्टैमिक ही हम उसकी देख रही हैं। ठीक है, और हमने उसके एब्डोमेन में इंजरी देख ली, पीछे पेल्विस में देख ली, उसको उसका हाइड्रेशन स्टेट, उसके स्किन कलर से भी हमें पता चल गया। फास्ट में आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। ये हो गया जी, आपने सर्कुलेशन में देख लिया कि क्या क्या है, उसका ब्लड श्लड कितना को निकला हुआ है, ये आपने एवेल्यूएट कर लिया। अब इसमें आप मैनेजमेंट क्या करेंगे, जहाँ टॉर्निक्वेट, जहाँ पे हेमरेज हुआ होता है ना, वहाँ पे आप टॉर्निक्वेट, या मैं राइट साइड पर हारी हूँ, टॉर्निक्वेट वहाँ बांध देते हैं ताकि उस जगह की कम हो जाए, आगे ब्लड फ्लो कम, हेमरेज कम हो सके। ठीक है जी, और साथ में हम कंप्रेशन अगर अप्लाई कर देते हैं उस जगह पे तो तब भी ब्लड हेमरेज कम हो सकता है, ब्लीडिंग कम हो सकती है। अच्छा, वहाँ पे हमने ना साथ में ना उनकी वेन्स के अंदर ना पेशेंट की, ट्रॉमा के पेशेंट की, फ़ौरन हमने लार्ज बोर्ड वाले कैनोला लगा देने हैं अपर लिम में भी, ताकि और वहाँ से उसका ब्लड फटाफट लेना है, उसको मैचिंग करनी है। 10 मिनट या 30 मिनट के अंदर फटाफट हमने उसका जो है ना हेमरेज में ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हमने आके लगा देना उसको ब्लड, क्योंकि उसके आगे हुआ हुआ है हेमरेज हुआ हुआ है, उसको ब्लड लगा देना। ठीक है जी, बाकी हमने जितने भी सोल्यूशन, रिंगर लैक्टेट हम देते हैं। रिंगर लैक्टेट एक ड्रिप होती है, अक्सर लगती है लोगों को, क्योंकि इसमें जिनको एनर्जी लो वगैरह फील हो रही होती है, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमने गर्म वाली लगानी है कि अंदर वो जाके रुके कुछ देर। ठीक है, इसमें हमने पेशेंट की बॉडी को कभी ठंडा नहीं होने देते। जब कोई इस तरह के ट्रॉमा का पेशेंट आया होता है ना, उसको बचाना है आपने, उसके ऊपर कंबल शंबल देने हैं, सारे एसी शेसी चिलर बंद कर देने हैं। ठीक है जी, अगर बच्चा है, अगर उसकी वेन नहीं मिल रही तो आप उसके अंदर बोन के अंदर भी उसका इन्फ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्लड टाइपिंग मैंने आपको बता दिया कितने तरीके से चाहिए। बाकी हम डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी भी कर लेते हैं, लेप्रोटमी से भी जल्दी जल्दी से ठीक करेंगे उसको। बाकी उसको लेटाना किस पोजीशन में है, टेंडरबर्ग्स पोजीशन पे, हेड उसका डाउन होना चाहिए ताकि कोई ना एयर इम्बोले ना बने, सांस उसका बिल्कुल ठीक हो। ये एट अ टाइम आपने ये सारा कुछ देखना होता है। ठीक है जी, बाकी डिसेबिलिटी देख लेनी है, कितना ग्लासगोस कोमा से आप लोगों को पता चलेगा इसकी आंखें खुल रही हैं नहीं खुल रही, कितना हुआ है, पैरालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ। एक्सपोजर आप लोग कैसे करवाएंगे, एक्सपोजर करवाने से पहले हमेशा टेम्परेचर, ऐसे नहीं पेशेंट की बॉडी है ओपन कर अनकवर कर देनी, पूरा टेम्परेचर हमने ना ये ठंडा नहीं होने देना, बल्कि सही मैनेज करना है। ठीक है जी, मेंटेन करना है इसको। हमने जो उसको अच्छा अनड्रेस करना है, पेशेंट को देखना है उसको आगे से भी पीछे से भी, लेकिन वार्म ब्लैंकेट देना है, कंडीशनर एसी शेसी बंद कर देना है, जो चीज़ें देनी है ना सोल्यूशंस में उनको गर्म करके देना है। ब्लड भी अगर हम उस पेशेंट को लगा रहे हैं तो ब्लड एक वार्मर होता है, ब्लड वार्मर, उसको गर्म ब्लड लगाना है। ठीक है, उसको हाइपोथर्मिया से बचाना, उसकी बॉडी कोल्ड नहीं होने देनी, तब कोआगुलेशन हो जाएगी ब्लड की, पेशेंट हमारा जान से चला जाएगा। ये उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशंस में आपने ये सब कुछ कर रहा होना है कि उसकी डेथ से बचा सकें। यार उसका एयरवे जल्दी जल्दी ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, उसकी ब्लीडिंग श्लीडिंग ठीक कर दो। ठीक है जी, अब सेकेंडरी सर्वे के अंदर क्या आता है, हम हेड टू डोर एग्जामिनेशन करते हैं। ABCDE आपका कंप्लीट हो गया प्राइमरी सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, उसका CT स्कैन करवाएंगे, जो भी चीज़ें हैं इसमें AMPL होता है। ठीक है जी, जैसे उसमें ABCDE होता है, इसमें हम देखेंगे पेशेंट को किसी चीज़ से पहले एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, या पहले क्या बीमारी रही है पेशेंट को, पिछले दिन अभी लास्ट में इसने क्या खाया था, ये लास्ट में पूछते हैं हम। ठीक है, सेकेंडरी सर्वे में। बाकी एक्सपोजर आ गया, AMPL आ गया। ठीक है जी, इसके बाद अगर इनिशियल रेस्क्यू हो गया पेशेंट उन सब प्राइमरी सर्वे से, फिर ये हम उसका सेकेंडरी सर्वे पे जाएंगे। ठीक है जी, सारा उसका इवैल्यूएशन करेंगे, हेड और फेस का सब कुछ ठीक करेंगे, उसकी ब्लीडिंग वाउंड्स को भी ठीक करेंगे, ऑक्सीजन उसको देते रहेंगे हम लोग, सर्वाइकल जो है वो सपोर्ट वगैरह देंगे। ठीक है जी, आगे आ गया आप लोगों का, हाँ फास्ट आ गया एक आप लोगों का, ये देखिए फास्ट क्या है। अच्छा, हम ट्रॉमा के पेशेंट्स के अंदर ना हम एक फोकस्ड असेसमेंट करते हैं। फोकस्ड असेसमेंट अब हम क्या करेंगे, सोनोग्राफ, हम उस पेशेंट को हिला जुला के इधर उधर जाओ, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हम उसको बेड टाइम पे ही एक हमने ना हाथ वाला हैंड होल्ड लेना होता है अल्ट्रासाउंड पोर्टेबल के, इधर ही ले आओ और इधर ही इसका अल्ट्रासाउंड कर दो। ठीक है जी, इसको कहते हैं फास्ट, ये एक रैपिड एमरजेंसी में यूज़ होने वाली टेक्निक है। ठीक है जी, कि इधर ही उसका अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं। ठीक है जी, DPLE क्या होता है कि ये भी एक, अब तो कम यूज़ होता है लेकिन पहले ये भी यूज़ होता था, इसी तरह फास्ट की तरह का है, बस ये भी कुछ भी याद नहीं करना, ये सेंसिटिव भी नहीं है। अच्छा जी,
आगे ये आप लोगों का आएगा ख़त्म हो गया। हाँ, ट्राई एज क्या होता है, अब याद रखना है कि अब हमने हर किस्म के पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है, तो किस बेस पे देनी है। ये तो नहीं कि हम इनको चेक करी जा रहे हैं और एमरजेंसी में वो जान भी दे गया तो हमें नहीं, और हमने इस तरह असेस करना है कि कौन से पेशेंट ज़्यादा सीरियस हैं, प्रायोरिटी देनी है उस पेशेंट को, ठीक है जी, उसकी सीवियरिटी की बेस पे कि कितना सीवियर है। तो हम इसको ट्राई एज की फॉर्म में करते हैं, ठीक है जी। ट्राई एज क्या होता है कि मतलब 3 होते हैं। पहला अगर हम देखते हैं रेड, और मतलब रेड, अगर रेड इसको कह देते हैं कलर, लाइक वो पेशेंट जो बिल्कुल वेट पे नहीं, हम उनको 1 मिनट भी वेट, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत खून बह चुका है, हम उनको वेट पे नहीं रख सकते, वो रेड कंसीडर करेंगे हम। क्रिटिकल है, बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स को सबसे पहले जाएंगे, ठीक है जी। येलो पेशेंट जो अर्जेंट तो है लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो करा सकते हैं वेट, इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा वेट कर ले, इतनी एमरजेंसी नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि जान चली जाएगी, ठीक है जी। ग्रीन जो बिल्कुल लेस सीवियर इंजरीज होती हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई ड्रिप वगैरह लगा के, ठीक है जी। ब्लैक जिनको हम बचा नहीं सकते, वो आते ही बिल्कुल डेथ तो हुए होते हैं, उनके पास हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिस खड़ा कर देते हैं कि वो साथ में रेगुलेट करती रहें उनकी डिफरेंट वाइट चीज़ें वगैरह, वाइटल्स, ठीक है जी। ये चिन लिफ्ट मैनुअर कुछ भी नहीं है। ये पहला येलो आप लोगों का ख़त्म हो गया, जो यही सबसे बड़ी बला थी, बाकी छोटू छोटू से हैं जी। तो अगला आ गया जनाब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। हाँ जी, तो ट्रॉमा पढ़ लिया, ब्रेन इंजरी के साथ भी बड़े लोग आए होते हैं। पहले मैं बता दूँ व्हाट इज़ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। हाँ जी, ब्रेन इंजरी, एक तो ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, और साथ ही उसके सेकेंडरी इंजरी भी हो गई है, सेकेंडरी ब्रेन इंजरी भी हो गई है, लाइक आवर्स और डेज़ के अंदर। वो बंदा नहीं आया, पहले उसको हुई है, साथ ही कुछ घंटे बाद आया या कुछ दिनों बाद आया, उसकी वजह से, उस ब्रेन की वजह से उसके सेकेंडरी चेंजेस भी आ गए। सेकेंडरी इंजरी मैं बताती हूँ उसकी बॉडी में क्या क्या आएंगी, ठीक है जी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 55 ml पर मिनट होता है, लेकिन अगर ये हमारी ब्लड जो है ना वो ब्रेन की तरफ 20 ml पर मिनट से कम जा रहा है तो फिर इस्कीमिया हमें हो जाएगा, ठीक है जी। कंप्लीट जो हम देखते हैं, कंप्लीट ये जो परकशन है, क्या ब्लड जा रहा होता है, ये एक दफ़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये कितना होता है, नॉर्मली मीन आर्ट्रियल प्रेशर में से हम माइनस कर देते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, ठीक है। अभी कंप्लीट परफ्यूजन, ठीक है जी, कंप्लीट परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, तो इतना होता है। कंप्लीट परफ्यूजन प्रेशर हमारे 75 से 105 होता है, ठीक है जी। नॉर्मली इंट्राक्रेनियल प्रेशर आप लोगों को पहले ही पता है 5 से 15 मिली mmHg होता है, ठीक है जी। बस ये हो गया। अच्छा, आप लोगों के ना देख लेते हैं एक बार। हाँ, कुशिंग ट्रायड क्या पूछा जा सकता है, क्या होता है कि जब देखो, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब भी ज़्यादा होगा तो हर्निएशन हो जाती है सेरिब्रल की। अगर अनकस जो है ना उसकी हर्निएशन हो जाती है, टेम्पोरल लोब की, तो हमें पता आइज़ हमारी अफेक्ट, विजन चली जाती है हमारी। आगे है, हाँ, हमने देखा है कि फोरामन मैग्नम से कुछ चीज़ें नीचे भी चली जाती हैं, जैसे कि सेरिब्रली जो है ना टॉन्सिलर हर्निएशन हो जाती है, नीचे चली जाती है फोरामन मैग्नम से। वहाँ पे वो जो मेडुल्ला के अंदर जो वेजोमोटर सेंटर है उसको डिप्रेस कर देता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है। जब ये हर्निएशन फोरामन मैग्नम से हो जाती है, वेजोमोटर सेंटर हो गया डिप्रेस। कशिंग ट्रायड हो जाता है इसमें। कशिंग ट्रायड में 3 चीज़ें होती हैं ब्रेन इंजरी के बाद, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और जी इरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है जी, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का सारा मसला हो गया, ठीक है जी। ये याद रखना है आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे। अब एलो आप लोगों को बता रही हूँ TBI के, हमारे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के। पेशेंट कैसे आएगा आप लोगों के पास? पेशेंट आएगा कि उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई है, उसको हेडिक हुई है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, सीजर्स है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ एमनेजिया है, भूला हुआ है सारा कुछ, और न्यूरो डेफिशिएंट्स, मतलब ना बोला जा रहा है ना वो सांस लिया जा रहा है, ठीक है जी, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेस्ड है। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा जी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। अगला जनाब आप लोगों का एलो है कि हम अर्ली इमेजिंग अगर कर लें, पता लग जाए, तो वो कैसे लाइफ सेविंग है, क्योंकि ये डिटेक्ट कर ले, क्योंकि अगर वो हमने रेडियोग्राफ करा लिया उससे क्या फ़ायदा होगा इमेजिंग से, उस एक्सरे वगैरह से, उस सिटी स्कैन से, क्योंकि वो बता देगा कि अगले अब हमने डॉक्टर ने अगला क्या करना है, ट्रीट पेशेंट को किस तरीके से चलना है, उसको मसला क्या है, ठीक है जी। और सेकेंडरी इंजरी होने से बचा लेगा, ठीक है। अर्जेंट गाइड करेगा न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन कि आप क्या करना है, ठीक है जी, और अगला कुछ होने से बचा लेगा। बाकी अक्सर पूछते हैं आप लोगों से, प्राइमरी आप लोगों का एलो है कि प्राइमरी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। इमीडिएट फ़ौरन जो उस मोमेंट, ये देखें आप लोगों का ये एलो है अर्ली, तो जिस मोमेंट के ऊपर, ये देखें प्राइमरी और सेकेंडरी, अब जिस मोमेंट के ऊपर जो है हमारा ट्रॉमा हुआ है उसी टाइम पे जो है हमें
इंजरी हो रही है ना वो है प्राइमरी, उसके बाद कुछ डेज़ के बाद, कुछ आवर्स के बाद जो है ना वो है सेकेंडरी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है जी, इमीडिएट मैकेनिकल चेंज आ रहा है, लाइक सर फट गया है उसी टाइम, कोई बंदा गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है या फिर ब्लास्ट वहाँ पे हुआ है, ऐसे उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, फ्रैक्चर हो गया तो हो गया, उस टाइम हीमाटोमा बन गई उसी टाइम पे, ये प्राइमरी है इंजरी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, जो मिनट्स टू डेज़ में डेवलप होता है उस प्राइमरी के बाद। ठीक है जी, उसमें क्या होता है, ब्रेन इंजरी के बाद हमेशा याद रखना है कि मैंने बताया था हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है जी, हाइपोक्सिया और हाइपोटेंशन कभी नहीं भूलना, अगर हाइपोक्सिया हाइपरटेंशन हमेशा ये जो है ना सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की वजह से हमारी ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है जी, इस्कीमिया हो जाता है, लेकिन ये ब्रेन इंजरी को और ज़्यादा वर्सन करेगा, डेथ की तरफ लेके जाता है। अगर अर्ली हम ये प्राइमरी को यहाँ पे हीमाटोमा फ्रैक्चर को ही ठीक कर लेंगे तो ये ठीक है प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन अगर सेकेंडरी की तरफ चला गया है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि सारे बॉडी में इस्कीमिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। ठीक है जी, अब मैकेनिज़्म क्या होता है हमारी, सिर्फ प्राइमरी इंजरी तो वैसे ही होगी, कोई गिरा, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ मार दिया, ठीक है जी, फ्रैक्चर हो गया, हीमाटोमा हो गया। सेकेंडरी इंजरी का क्या है कि आप लोग सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ब्रेन काम नहीं कर रहा, हाइपोक्सिया हो गया हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, सही है, उसमें क्या कैल्शियम ओवरलोड, जैसे कैल्शियम ज़्यादा होता जाता है सेल में वो डिप्रेस कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है कम्प्लीटली। ठीक है जी, तो सेरिब्रल एडीमा भी आहिस्ता आहिस्ता सेकेंडरी इंजरी के अंदर हो जाता है। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ प्राइमरी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड सेकेंडरी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद वाली, आया उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, उसको हाइड्रोसेफलस हुआ हुआ, हर्निएशन हो गया, सेरिब्रल एडीमा हो गया, आपने कहना ये तो उसी की कॉम्प्लिकेशन है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की। ठीक है जी, और सिस्टेमिक, ये तो इसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है ना, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस सिस्टेमिक भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब ब्रेन काम नहीं कर रहा तो पल्मोनरी एडीमा, न्यूरोजेनिक शॉक भी हो जाता है हमारे अंदर, और न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडीमा भी हो जाता है। ठीक है, और अगर CSF, अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, CNS इन्फेक्शन भी हो जाता है, अगर CNS इन्वॉल्व, ये कॉम्प्लिकेशन है तीनों, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर लंग्स भी हैं, और न्यूरोजेनिक शॉक हो गया हमारी बॉडी में, और इन्फेक्शंस तीसरा, अगर इन्फेक्शन इस तरह से कि CSF लीक हो जाए, मेनिंजाइटिस वगैरह, तब। ठीक है जी, ये आप लोगों के सारे एलो हो गए। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ, क्लिनिकल फीचर भी आप लोगों ने पढ़ लिए, इमेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये बता दी मैंने आप लोगों को। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या है अभी जो मैंने बताया, न्यूरोलॉजिकल, सिस्टेमिक और इन्फेक्शन वाली, ये भी बता दिए। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी भी बता दिया आप लोगों को क्या होती है, कैसे होती है, और इसकी टाइप्स आप लोगों की क्लासीफाई, स्वेरिटी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की स्वेरिटी रहेगी आप लोगों की, कि माइल्ड कौन सी होती है, स्वेयर कौन सी होती है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, और ATLS का रोल भी इसके लिए पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में ये देखें जी, अगर माइनर हेड इंजरी थोड़ी सी है, ग्लासगो कोमा स्केल जो है ना बिल्कुल 15 पे है, कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, अगर माइनर है, बिल्कुल माइल्ड हेड इंजरी तब होगी अगर ग्लासगो कोमा जो स्केल है वो 14 है या 15 है, लेकिन कॉन्शियसनेस अभी नहीं है, हम कहेगा थोड़ी सी माइल्ड हेड इंजरी हुई है पेशेंट आपके को। ठीक है, अगर 13 से कम हो गया ना तो समझें कि मॉडरेट इंजरी है, लेकिन अगर 8 से कम है तो वो है स्वेयर, 8 से 3 के दरमियान बहुत ज़्यादा स्वेयर हेड इंजरी होगी। ठीक है जी, अगर हम कैसे देखते हैं कि जिन लोगों को माइनर और माइल्ड हेड इंजरी हुई होती है, ये भी आप लोगों का एलो है कि इसकी स्वेरिटी बताएं, तो थोड़ी थोड़ी होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किसी में होता है कि नहीं होता, ग्लासगो कोमा 14 होता है, 15 होता है, तो हम उनको डिस्चार्ज कैसे करेंगे हॉस्पिटल से, कब करेंगे, किस बेस पे करेंगे, जब उसको कोई वॉमिटिंग नहीं आ रही होगी, जब वो बिल्कुल ठीक होगा, किसी अल्कोहल के नशे वगैरह में भी नहीं होगा, और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट भी नहीं होगा, उसका ग्लासगो कोमा 15/15 हो उसका, तब उसको हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है, वैसे नहीं करना। ठीक है जी, उसका CT स्कैन भी नॉर्मल होना चाहिए, कोई उसने जो है ना वो वॉमिटिंग बार बार ना कर, उसको विजुअल डिस्टर्बेंस ना, उसको चलते हुए देखेंगे, कोई लिम्स की वीकनेस तो नहीं, कोई एनाल्जेसिया के, ये तो नहीं कि पेन किलर दे दिया तो वो चल रहा है, इसको जाने दिया, हमने सब कुछ देखना है, कोई अल्कोहल, कोई एनाल्जेसिया, पेन किलर्स तो नहीं इसको दी हुई। ठीक है, प्रॉपर उसको इस CT स्कैन भी उसका प्रॉपर है, फिर उसको बाहर जाने देना हॉस्पिटल से। ठीक है जी, आगे है ये, हाँ ये देखेंगे, एक प्रॉफ का क्वेश्चन आ गया, इंडिकेशंस क्या है CT स्कैन की, इमेजिंग की हेड इंजरी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो है ना उसी पॉइंट, अगर पेशेंट आया उसी पॉइंट पे उसका ग्लासगो कोमा जो स्केल है वो 13 से कम है, लेकिन उसके 2 घंटे बाद वो 15 से कम 14 तक आ गया। ठीक है जी, उसका न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो गया। इसको याद कैसे करना है, मैंने आप एक न्यूरो साइड पे लिखना है, न्यूरो वेस स्कल।
ठीक है जी। न्यूरो से हो गया न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, वी से हो गया वॉमिटिंग, एस से हो गया सीजर वेस, और आगे है स्कल फ्रैक्चर्स। ठीक है जी। न्यूरो वेस जो है ना स्कल, ठीक है जी, फ्रैक्चर्स, तब ये 1 घंटे बाद होगा। ठीक है जी। अब 8 घंटे बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों की एज जो है ना 65 से कम है, उनके अंदर इंजरी के अंदर कोआगुलोपैथी हो जाती है, उनके अंदर रेट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाता है। पूछेंगे, मैंने एक घंटा पहले उससे कोई बात बता के जाएंगे और आधे घंटे बाद आके, सॉरी आधे घंटे पहले बता के जाएंगे, आधे घंटे बाद आके पूछेंगे जी आपको क्या बताया था, उसको नहीं याद, तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया है, याददाश्त चली गई है। ठीक है जी। नॉन एक्सीडेंटल इंजरीज़ कुछ भी नहीं है कि वैसे ही अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो भी हो सकती हैं, रेटिना डैमेज वगैरह हो जाए। ठीक है। सेकंड इम्पैक्ट सिंड्रोम क्या होता है कि अगर ब्रेन की स्वेलिंग है और वो कोमा की तरफ जा रही है। ठीक है जी। आगे आपका आ गया सिम्टोमेटिक हेड इंजरी में क्या है कि हमारा जो सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन थी वो सारी हो गई ख़राब। ठीक है जी। ये आप लोगों का हो गया, ये आप लोगों का एलो ख़त्म, अब छोटू छोटू से एलो रह गया। ये आपने ग्लासगो स्कोमा स्केल पढ़ा होगा कि अगर आंखें खुली हुई हैं 4 नंबर देंगे, अगर बोलने पे खोल रहा है 3 नंबर, अगर पेन स्टिमुलस पे खोल रहा है 2 नंबर, खोल ही नहीं रहा आप जो मर्जी कर लो 1 नंबर। ठीक है जी। नॉर्मल बात कर रहा है 5 नंबर, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है तो 4 नंबर, अगर बोला नहीं जा रहा तो 3 नंबर, ये आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। इसका ये सब कुछ देख लेंगे। अच्छा जी, तो जनाब ये पीरियड्स के अंदर आ गया। हाँ, ये छोटे छोटे से एलो रह गए। देखें अब डिफाइन नेक एंड स्पाइन ट्रॉमा क्या होता है। इंजरी टू नेक इज़ कॉल्ड नेक ट्रॉमा। कोई भी नेक का स्ट्रक्चर, कोई मसल, कोई यहाँ पे वेसल इंजर्ड हो गई तो वो है नेक ट्रॉमा। स्पाइन ट्रॉमा क्या है, इंजरी टू स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, उसको कहते हैं जी स्पाइनल ट्रॉमा। क्लासीफाई इसको हम कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। ठीक है जी। मैकेनिज़्म भी इसकी पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा, आएगा कैसे कि अगर नेक ट्रॉमा हुआ है तो उसका क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये एलो में आप लोगों के लिखा हुआ है। नेक ट्रॉमा के हुआ है तो ना उससे बोला जाएगा, ना उससे खाया जाएगा, ना उससे सांस लिया जाएगा नेक की, क्योंकि नेक के स्ट्रक्चर्स ही ख़राब हो गए हैं। सही है, उस नेक में दर्द है, ब्रीथिंग कुछ भी नहीं हो रहा, उससे खाया या उल्टा यहाँ पे ब्लीडिंग आई जा रही है। ठीक है जी। नेक रीजन को अगर मसला हो जाए, कोई भी यहाँ पे ट्रेकिया, इसोफेगस वगैरह को, जी नेक ट्रॉमा है। स्पाइनल ट्रॉमा क्या है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए हमारे वर्टिब्रल कॉलम को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है जी। अच्छा, क्लासिफिकेशन नेक ट्रॉमा की भी और इसकी भी, स्पाइनल ट्रॉमा की क्लासिफिकेशन आप लोगों का एलो है, 2 तरीके से करते हैं। एक ब्लंट ट्रॉमा होता है और एक होता है ब्लंट ट्रॉमा, और एक है जी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा मतलब कि 2 तरह के ट्रॉमास होते हैं ना, हर एक की क्लासिफिकेशन में आपने यही लिखना है। लाइक अगर तो वो एक्सीडेंट से आया या कहीं गिरा है या किसी ने उसको मारा है तो ब्लंट ट्रॉमा है, लेकिन अगर उसको गोली लगी है, स्टैब वाउंड है, तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। ठीक है जी। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, स्पाइनल ट्रॉमा कैसे होता है। देखें जी, स्पाइनल ट्रॉमा, स्पाइनल कॉर्ड कैसे डैमेज हो जाती है, जब हम ज़्यादा फ्लेक्शन कर लेते हैं, कोई एक्सटेंशन इंजरीज हो जाती है, फ्लेक्शन के अंदर एंटीरियर सबलुक्सेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है जी। एक आप लोगों का एलो है, देखें ज़रा, वाई इज़ इमोबिलाइजेशन नेसेसरी। देखें जी, क्यों हम जो है इमोबिलाइजेशन कर देते हैं स्पाइनल, ये सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंस ऑफ इमोबिलाइजेशन स्पाइनल ट्रॉमा की। क्यों हम स्पाइनल ट्रॉमा को इमोबिलाइज क्यों हमने करके रखना है, क्योंकि ये सेकेंडरी इंजरी ना हो जाए, क्योंकि सेकेंडरी इंजरी वो वर्सन कर देगी, इसको और ख़राब कर देगी। ठीक है जी। तो सेकेंडरी इंजरी से बचाने के लिए, हमारे स्पाइन की प्रोटेक्शन के लिए हम इसको इमोबिलाइज कर देते हैं, और हमारी पैरालिसिस से बचाने के लिए जो है हम इसको इमोबिलाइज कर देते हैं अपनी स्पाइन को। ये 3 आ गया आप लोगों के। ठीक है जी। आगे आप लोगों का आ गया ATLS का क्या रोल है, पीछे भी मैंने बताना था। ATLS का क्या रोल है स्पाइनल ट्रॉमा के अंदर। ठीक है जी। ATLS का हमेशा रोल आपने बताना है प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे के अंदर लिख देना जी ABCDE, और सेकेंडरी सर्वे के अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन, और उसके साथ में जो थी AML, मतलब कौन सी एलर्जी है, मेडिकेशन है, क्या खाया था, लास्ट मील, लास्ट प्रेगनेंसी। ठीक है जी। ATLS का ये रोल है, ABCDE करेंगे। सबसे पहले तो हम इमोबिलाइज कर, स्पाइनल ट्रॉमा को हमेशा इमोबिलाइज करना, उसको हिलने नहीं देना, क्योंकि वो इधर उधर स्पाइनल कॉर्ड तो डैमेज हो जाएगी। ठीक है जी। उसी वक्त इनिशियल हमने उसको स्टेबल करना है अपनी स्पाइन को, इसलिए इमोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है कि उसके बाद हमें पैरालिसिस ना हो जाए। ठीक है जी। नहीं ट्रीट करेंगे तो देखें स्पाइनल ट्रॉमा को वो परमानेंट पैरालिसिस में चली जाएगी। तो जी जनाब ABCDE फोकस आ गया। हाँ, स्पाइनल प्रिकॉशंस, ये देखें ना, जो है स्पाइनल इंजरी के साथ जो आता है उसको हम बिल्कुल अच्छे, और हेड एंड नेक को भी इमोबिलाइज साथ ही करते हैं, फिर ही वो पेशेंट ठीक होता है। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास डन जनाब। हाँ, अब इसमें आया कि हम इसमें जो है वो प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे क्या है इसका
हेड और नेक की सॉरी स्पाइन और नेक की इंजरी का, ट्रॉमा का। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले क्या इंजरीज़ हैं कि इंश्योर करें कि लाइफ इमीडिएट रिस्पांस में जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसको डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करते हैं हमेशा। और सेकेंडरी में फिर हम उसका स्टेबल हो जाता है, उस जानलेवा चीज़ से बच जाता है, फिर उसका हम कंप्लीट एग्जामिनेशन हेड टू टो करेंगे। ठीक है जनाब, ये सारे आपके एलोज़ एक बार देख भी लें। कोई राय तो नहीं क्या आप लोगों का एलो? ठीक है जी। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी स्पाइनल ट्रॉमा की? आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्पाइन डैमेज हो जाएगी, हमें पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स हमारी सारी वहाँ पे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं, तो नर्व डैमेज हो जाएंगी, सारी पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा पोस्चर ख़राब हो जाएगा, याद रखना है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। ATLS का रोल भी हो गया। इमेजिंग का क्या रोल है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल ट्रॉमा के अंदर? जब किसी चीज़ की अर्ली इमेजिंग हो जाती है तो अच्छा हम उसकी सेकेंडरी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम जो ये जो न्यूरोसर्जन्स हैं इनको एक पता लग जाता है अगर ये जो है मसला है और इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है जी, ये रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है कि पहले हम एक्सरे वगैरह हो जाना चाहिए ताकि वो फटाफट से अगला स्टेप उठा लें न्यूरोसर्जन्स के लिए। इमोबिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पैरालिसिस से बचने के लिए, सेकेंडरी चेंजेस के लिए। ठीक है जी, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम। क्लिनिकल फीचर्स क्या? हेड और नेक की स्पाइन, नेक से तो ना खाया जाएगा, ना पिया जाएगा, ना बोला जाएगा, क्योंकि सारे मसल्स वगैरह ख़राब हैं। थायराइड कार्टिलेज मसल्स, सॉरी कह रही हूँ, थायराइड कार्टिलेज वगैरह, ट्रेकिया वगैरह। ठीक है जी, और स्पाइन में क्लिनिकल फीचर्स यही है ना, उसको बिल्कुल झुका हुआ होगा। आगे देखेंगे यहाँ दो तरीके की अब आप लोगों की क्लासिफिकेशन है। एक ब्लंट हो सकती है या फिर पेनिट्रेटिंग हो सकती है ट्रॉमा, दो किस्म का ट्रॉमा होता है। ठीक है जी, आगे मैकेनिज़्म तो बिल्कुल वही है, ब्लंट ट्रॉमा और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ठीक है जी, अब आपके एक दो एलोस ही रह गए हैं। व्हाट इज़ एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा और उसकी टाइप? एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा एनी इंजरी टू आवर एक्सट्रीमिटीज़, आर्म्स वगैरह के अंदर कोई आर्म्स और लेग्स के अंदर कोई अगर वेसल इन्वॉल्व हो जाती है, कोई बोन ख़राब हो जाती है, कोई नर्व को इंजरी हो जाती है, द इंजरी टू नर्व, वेसल और बोन इन एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा। और इसकी टाइप्स अभी देख लेते हैं क्या टाइप्स हैं। फ्रैक्चर हो गया अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ का, यहाँ पर जो है वेसल इंजरी हो गई है, यहाँ पर ये नर्व की इंजरी हो गया। ठीक है जी, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। और क्लिनिकल साइन क्या हो गया? वो आया बंदा, उसका बाजू या टांगे जो है वो स्वेल हुई होंगी, उसको वहाँ पे पेन होगी, इमोबिलाइजेशन, डिसेबिलिटी होगी, चला फिरा नहीं जाएगा, कोई ज़ख्म वगैरह वहाँ पे होगा, ये क्लिनिकल साइंस लेके आएगा, हमें पता चलेगा ये तो एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी ने कोई चीज़ मारी होगी। ठीक है जी। अब एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा को पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बिल्कुल लास्ट में है, सच वो देख लेते हैं जी। एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा देखो, कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट लिम्ब का, हमारे हाथ बाजू शाजू का, कोई अगर बोन डैमेज हो गया, नर्व वेसल्स उसको इंजरी हो गया तो एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा है। ठीक है जी, आगे है कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। ये देखो ना कौन कौन से और क्या क्या हो सकता है। कोई नर्व डैमेज होगी हमारे बाजू की, कोई वेसल डैमेज हो गई, कोई ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, क्रश इंजरीज हो जाती हैं इस तरह से। और पेशेंट आएगा कैसे? वहाँ पे उसको पेन होगी, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी नज़र आ रही होगी, फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है जी, ये आप लोगों का एल हो गया। और लास्ट वाला एलो थोड़ा छोटू सा है, आप लोग का रह गया मैक्सिलोफेशियल जो है जी। तो जनाब, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा को डिफाइन करें। एनी इंजरी टू आवर फेस इज़ कॉल्ड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। ठीक है जी, इसकी क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन या तो अपर फ्रैक्चर हो जाए, अपर फेस फ्रैक्चर हो जाए, लोअर फेस फ्रैक्चर हो जाए, मिडल फेस फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है जी, अभी यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से जी, तो मैक्सिलोफेशियल जो ट्रॉमा है, कोई भी इंजरी हो जाए जॉ या फेस को तब, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेशेंट आएगा कैसे? ज़ाहिर बात है उसका मुंह ही ख़राब हो गया तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके अंदर, ब्लीडिंग होगी, उसकी नर्व डैमेज, अगर फेशियल नर्व डैमेज है, फेशियल पैरालिसिस है, कोई सेंसरी लॉस हो गया फेस के ऊपर, तो ट्रॉमेटिक ये मैक्सिलोफेशियली है। ठीक है जी, आगे आप लोगों के एलो आ जाता है। इसको क्लासीफाई करें, ये देखें जी, क्लासिफिकेशन में हम इसका क्या देखें कैसे होती है। या तो हमारी फेशियल नर्व को इंजर्ड हो जाए, या मुंह के अंदर फेशियल नर्व भी होती है, या पैरोटिड डक्ट हो जाती है इंजरी, तब ये होता है मैक्सिलोफेशियली इंजर्ड, तब ट्रॉमा हो सकता है। इसमें हम एनाल्जेसिया वगैरह दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि उसकी दर्द से जान की
आगे अपर थर्ड फ्रैक्चर्स में क्या आ जाता है कि हमारा फ्रंटल बोन और प्राइटल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। मिडल थर्ड फ्रैक्चर के अंदर क्या हो गया है, हमारा प्राइटल बोन और नोज शोज जो है ना, एथमोइडल नेसल जाइगोमेट्रिक ये चीक्स वाला हिस्सा चला जाता है। इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं, ला 41 मिडल थर्ड फ्रैक्चर को, ठीक है जी। मुंह के सेंटर वाले फ्रैक्चर को 3 में डिवाइड करते हैं, ला 41 2 3। ये देखें जी, पहले क्या अपर लिप के अंदर है ये बिल्कुल, और सेकंड वाला जो है ला 42 इसके अंदर ऑर्बिट्स भी इन्वॉल्व है, नेजल कैविटी भी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। अब पहला वाला जो है ना वो किधर गया, पहला वाला जो है ना वो पैलेट को ना नीचे एल्वियोलस से अलहदा कर रहा है। ये हमारा पैलेट और मुंह के अंदर एल्वियस होता है, ठीक है जी। अगर ऑर्बिट भी इन्वॉल्व है, नेजल कैविटी भी इन्वॉल्व है, थोड़ी सी जाइगोमेटिक भी इन्वॉल्व है, तो ये सेकंड वाला। और थर्ड वाले के अंदर जो है ना वो देखें ये सारा फेस अफेक्टेड है और ये ऊपर बेस ऑफ स्कल से सेपरेट कर रहा है ये वाला फ्रैक्चर, ठीक है। और नीचे मैंडिबल से भी फेस को कर रहा है सेपरेट, ठीक है जी। ये 3 आप लोगों की टाइप्स होगी। ये देखें, हाँ जी, ला 41 जो इसको सेपरेट करता है, ला 42 आ गया जो पिरामिड शेप्ड है, ठीक है जी। नोज़ भी इन्वॉल्व है, हमें पता है फिर CSF राइनोरिया, नाक से CSF आएगा, फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है जी। और ये 3 वाला जिसके अंदर जो है ना वो बेस ऑफ स्कल से अलग हो रहा होता है, ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। आगे आ गया ये 3 वाला बेस ऑफ स्कल से अलहदा। क्लिनिकल फीचर्स क्या लेके आएगा, ये भी आप लोगों का LOI सर्जरी में मेन क्लिनिकल फीचर भी याद रखने हैं आप लोगों ने। कैसे आएगा कि उसके मुंह पे स्वेलिंग है, उसकी सब या तो CSF से राइनोरिया, उसकी नाक से CSF बाहर आ रहा है, तब भी आप लोग कहेंगे फ्रैक्चर है, लाइक कोई मैक्सिलोफेशियल जो है वो ट्रॉमेटिक इंजरी है। ट्रीटमेंट अब इसका क्या करेंगे, बार बार आपसे ट्रीटमेंट भी पूछा जाता है, हम उसकी एयर वे बिल्कुल इमीडिएट उसको अटेंशन देंगे। सबसे पहले तो हम ATLS को फॉलो करेंगे, प्राइमरी सर्वे करेंगे ABCDE वाला, हम उसका सेकेंडरी सर्वे करेंगे हेड टू टो वाला, फिर हम उसको हॉस्पिटल में कर लेंगे रजिस्टर्ड जो भी है एडमिट। फिर एनाल्जेसिया हम उसको पेन किलर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है जी। बस ये हो गया हमारा फ्रैक्चर्स भी, ठीक है जी। देख लेते हैं हमारा कुछ रह ना गया हो। सर्जिकल इंटरवेंशन, हाँ अब इसको ठीक कैसे पूछते हैं, एक लो आप लोगों का ये भी है कि व्हाट इज़ सर्जिकल इंटरवेंशन। जो है इसके अंदर अगर ट्रॉमा हो गया है तो क्या हम सर्जरी के अंदर ORIF कराते हैं, ओपन रिडक्शन है इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है जी। यहाँ तो अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको उसकी सर्जरी को कहते हैं फ्रैक्चर रिडक्शन, ठीक है। और इंटरनल फिक्सेशन भी इस सर्जरी को कहते हैं, मेन इसका नाम है ORIF, इसके डॉक्टर्स भी होते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, कि जी फ्रैक्चर को कम करके इंटरनल फिक्सेशन को ठीक कर देते हैं, ठीक है जी। इसमें सारे आप लोगों के एलोस कंप्लीट है, इसमें से ये जितने भी आप लोगों को यहीं पे स्क्रीनशॉट वगैरह शो होने हैं, इसका अब आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे याद कर लें, कोई नहीं इंशाल्लाह मसला होने वाला। ओके जी, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।